हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास समझेंगे 10वीं का बीटीसी भूगोल, और भूगोल में हम समझेंगे जल संसाधन के बारे में। तो इससे पहले हम समझा चुके हैं संसाधन किसे कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन क्या है। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो ये मत सोचे ये क्लास 10वीं का है। या आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो इसमें अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप गारंटी के साथ विश्वास बना करके आप इसको शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलिएगा सर संसाधन क्या है। तो संसाधन को हम अगला पार्ट में पढ़ा चुके हैं। संसाधन क्या था। संसाधन मनुष्य में जितने भी प्राकृतिक जितने भी चीज़ है, मनुष्य को आवश्यकता के जितने भी वस्तु है, मनुष्य को आवश्यकता का जो पूर्ति कर रहा है उसी को हम संसाधन कहते हैं। जैसे ये हमारे मोबाइल फ़ोन है, ये हमारे आवश्यकता का पूर्ति कर रहा है, ये संसाधन हुआ। तो पानी भी क्या है, एक संसाधन है। अगर जल के बात करेंगे तो जल हमारे आवश्यकता का नहीं पूर्ति कर रहा है। जब हमारे प्यास लगता है तो वो पानी पी करके हमको क्या प्यास बुझा लेते हैं। तो जल भी क्या है, संसाधन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार में कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा। आप उत्तर बिहार में 2008 में जो बाढ़ आए थे उसको देखा होगा, और इसके विषय में सुना होगा। टीवी पर, समाचार पत्र में, आकाशवाणी पर देखा होगा या सुना होगा कि उस बाढ़ की भीषी का अत्यधिक प्रलयकारी था। उस बाढ़ से इतना प्रलयकारी था जिसमें आसपास के जाल माल की क्षति पहुंचा था। आसपास के जितने भी जाल माल था उसको क्षति पहुंचा था। और यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि जल यहाँ एक और प्रलय और एक और तांडव तापन करते हैं। और यह तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल एवं सुगम बनाते हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे जल के, तो मानव के आवश्यकता को, जीवन को सुलभ बनाते हैं, और सब उसमें सुलभ बनाते हैं, आवश्यकता को सरल एवं सुगम बनाते हैं। आपको ये देखकर आश्चर्य नहीं हो रहा है? अगर पानी के देख करके आश्चर्य होगा। और ये रास्ते हैं, और यही वजह है कि विश्व में लगभग सभी सभ्यताओं का विकास विकास नदी घाटी से हुआ है। जितने भी सभ्यता हुआ है, जितने की सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है, नदी घाटी से हुआ है सभ्यता। आधुनिक आयोगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पर पैदा करने में प्रयुक्त हो रहा है। आधुनिक अगर जल की बात करेंगे तो जल से हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा कर लेते हैं। और बिजली पैदा से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में लाइट जला लेते हैं, विभिन्न प्रकार का उपयोग करते हैं। और यही नहीं, कहीं आयोगिक मशीनें को भी ठंडा करते हैं। आयोगिक मशीन को भी क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल है। आप बोलिएगा सर 3/4 भाग क्या होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ये क्या है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को 3/4 भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये पृथ्वी है, तो 3/4 भाग किसे कहते हैं। जैसे इस प्रकार के चौथाई भाग दिए तो 1, 2, 3, ये 3/4 भाग जो है, 3 भाग क्या है, जल है, और 3 भाग से पूरे क्या है, जल से घिरा हुआ है। इसी को हम 3/4 कहते हैं। 3/4 भाग जल है, 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, ढका है। और लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। कैसा जल है, लवणीय। अब बोलिएगा सर लवणीय जल किसे कहते हैं। तो लवणीय जल वैसे जल को कहते हैं जो पीने योग्य नहीं होते हैं, जो पीने वाले पानी नहीं होते, उसे एक लवणीय जल कहते हैं। खारा होते हैं, नमकीन होते हैं। और स्वस्थ जल जो पीते हैं उसी को स्वस्थ जल कहते हैं। स्वस्थ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोत से प्राप्त होते हैं। भूमिगत जल स्रोत से प्राप्त होते हैं। इन स्रोतों का सतत नवीकरण एवं पूर्ण भरण जल चक्र के द्वारा होता है। जल चक्र के द्वारा होता है, सतत नवीकरण के द्वारा। और जल चक्र गतिशील होते हैं। जल चक्र क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और जिस कारण जल का नवीकरणीय निर्बाध्य गति से होते हैं। नवीकरणीय निर्बाध्य गति से होते हैं। और इस गति से होने के कारण, इस गति नवीकरणीय निर्बाध्य होने के कारण
कारण यह कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है और फिर विश्व के अनेक प्रदेश क्षेत्र में ये जो है मिला गया है। अगर हम बात करेंगे, जैसे आप बोलिएगा सर जैसे नवीकरणीय क्या है, जल को पुनः चक्रण कैसे होता है। जैसे अगर मान लिया जाए अगर नदी या तालाब में ये अगर पानी है तो पानी को क्या करते हैं, पानी नवीकरणीय होने का साइंस ये हुआ, जैसे अगर ये बादल है, बादल को आप इस प्रकार देखते होंगे तो बादल को क्या होता है, बादल जैसे ये पानी है तो ये क्या होता है, जब सूरज के प्रकाश में ये क्या होता है, रीझ कर ऊपर चले जाता है और पुनः क्या करता है, ये बादल बना लेता है, पुनः बादल बना लिया और बादल बना करके फिर क्या करेगा, ये फिर बारिश हो जाएगा, तो फिर यहाँ से सूखता है, फिर ऊपर चले जाता है, फिर ये बारिश होकर नीचे चले जाता है। तो नवीकरणीय का साइंस ये हुआ जो एक बार प्राप्त पुनः ये चले आता है। नवीकरणीय का मतलब, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर लेते हैं, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो पानी भी क्या है, नवीकरणीय है, विश्व के अनेक प्रदेश में ये उपस्थित है। तो पानी को हम समझे ओवरऑल क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अन्यथा हम नवीकरणीय का टॉपिक इससे आगे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए हम आप समझेंगे जल स्रोत। तो जल स्रोत क्या है आप समझ चुके होंगे जी। जल स्रोत क्या है, जल स्रोत का मतलब समझते हैं जी। जल स्रोत क्या है, तो जहाँ पर अत्यधिक पानी जहाँ से निकलता है उसी को जल स्रोत कहते हैं। तो चलिए हम जल स्रोत के बारे में समझेंगे। पृथ्वी के अधिकतम जो है स्तर पर जल का उपस्थित के कारण ही पृथ्वी का नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी पर अधिकांश जो है जल उपस्थित है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो बोलेगा जो नीला ग्रह क्यों कहते हैं, अब अगर क्वेश्चन में आपको देगा नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आप इस प्रकार उत्तर लगाइएगा जो पृथ्वी पर अधिकांश भाग मतलब बहुत सारे भाग पर क्या है, पानी उपस्थित है, इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं और नीला ग्रह के संज्ञा दी गई है। और यह जीवों के उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब जीवों के जितना भी जीव है तो जीव को उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। कौन चीज़ कारण है, पानी। और यहाँ जल स्रोत निम्नलिखित रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जल स्रोत जो है, पानी जो उपलब्ध है, निम्नलिखित रूप में पाए जाते हैं। पहला देखिए भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल के हम आगे चर्च करेंगे क्या है भूपृष्ठीय जल। उसके बाद भूमिगत जल, उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है भूमिगत जल, उसके बाद वायुमंडलीय जल, उसके बाद महासागरीय जल। तो ये सब जो है इतने प्रकार से जल पाए जाते हैं। तो इस सब के बारे में हम समझेंगे। जल भंडार को ध्यान में रखा जाता है तो महासागर सबसे बड़ा और जल संग्राहक केंद्र होते हैं। अगर जल को अगर हम भंडार को अगर देखा जाए तो महासागर जो होते हैं, महासागर जिस प्रकार आप जानते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब जितने भी महासागर हैं ये सब क्या है, ये सब जो है जल संग्राहक का एक बहुत बड़ा केंद्र माना गया। इसमें बहुत स्तर पर क्या है, जल है। और इस कारण है कि इसे जो है जलधि क्या बोलते हैं, जलधि के संज्ञा दी जाती है। इसको हम किसके संज्ञा दी जाती है, जलधि के संज्ञा। जलधि क्योंकि महासागर पर अत्यधिक जल के संग्रह है, अत्यधिक पानी है, इसलिए हम इसे जलधि कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं, तो इसमें छोटी छोटी बात रहते हैं लेकिन इसमें मोटी मोटी चीज़ रहते हैं। तो इसको देखिए आप, विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। पूरे विश्व में पूरे जो इस प्रकार के आपको ग्लोब देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में 96.5% जल कहाँ पर है, महासागर में होते हैं। महासागर में पाया जाता है और उनमें से मात्र 2.5% जल अलवणीय जल है, जकरा हम मृदु जल कहते हैं। आप नहीं समझे, चलिए आप समझिए। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर ये 96.5% क्या है, महासागरीय में जल पाया जाता है। लेकिन ये जल पीने लायक नहीं रहता है। बोलिएगा सर तब कैसे रहता है ये जल खारा जल होते हैं, नमकीन जल होते हैं। इसको पीने से हम लोग पी नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें से पूरे विश्व में से
2.5% जो है अलवणीय जल है। अलवणीय जल कहने का साइंस है जो वैसा जल जो पीने योग्य होता है, जो हम लोग उपयोगी अपने दिनचर्या में उसको उपयोग करते हैं, उसी को हम लवणीय अलवणीय जल कहते हैं, मृदु जल जो हम लोग पीते हैं। तो पूरे विश्व में 2.5% जल को हम क्या कहते हैं? अलवणीय जल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार देगा, जो पूरे महासागर में जल कितना प्रतिशत होते हैं? तो आप बोलिएगा 96.5% होते हैं। तो बोलेगा आपको 96.5% जल जो है कैसा जल है? तो लवणीय है कि अलवणीय है? तो आप बोलिएगा लवणीय जल है, खारा जल है। और पीने योग्य पानी कितना है? तो 2.5% अलवणीय जल है, जिसको हम पीने योग्य कहते हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। भूपृष्ठीय जो भूमि पर जल होते हैं उसको प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं। अतः इस दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा सकता है, इस दोनों का हम वर्णन करते हैं। सबसे हम पहले समझेंगे भूपृष्ठीय जल क्या है। कौन चीज़? भूपृष्ठीय जल क्या है। तो आप वीडियो से बने रहें, हम बारंबार कहते हैं। तो भूपृष्ठीय जल क्या है? आप इस प्रकार बोलिएगा, भूपृष्ठीय जल धरातल पर मतलब धरती पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्णन है। ये पृथ्वी पर अगर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत का वर्णन का लगभग 20% भाग वाष्पीय होकर जो है वायुमंडल में चला जाता है। यहाँ पर 20% जल क्या है? भूपृष्ठीय जल का 20% जल क्या होता है? वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। बोलिएगा सर ये क्या कौन सा बात हुआ? जैसे अगर मान लिया जाए, भूपृष्ठीय जल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर जैसे नदी, तालाब, इस सब में जो पाए जाने वाले जल है, इसी को हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। तो इसमें से 20% जल क्या होता है? जिस प्रकार बादल से बाष्पीकृत हो जाता है। बाष्पीकृत का मतलब हुआ वो सूख जाता है और ऊपर चले जाता है, उसे बाष्पीकृत कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे, जैसे आप लोग कपड़ा वगैरह धुआ होंगे और कपड़ा उपड़ा को धो करके और जो है कहीं पर सूखने के लिए देते हैं, तो वो पानी बोलिए कहाँ पर चले जाते हैं? क्योंकि उस कपड़ा को तो आप ऊपर में देते हैं, लेकिन वो कहाँ होता है? वो सूख करके और वो पानी जितने भी होता है कपड़ा को, वो ऊपर चले जाता है पृथ्वी के ऊपर। तो वही प्रकार से भूपृष्ठीय पर जो नदी तालाब वाले जल होते हैं, उसमें से 20% दर वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है और कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं। बोलिएगा सर भूमिगत जल क्या है? तो भूमिगत जल मतलब कुछ जो है पृथ्वी के अंदर चले जाता है, जबकि अधिकांश भाग नदी, तालाबों, झीलों, तालाब एवं जो है ताल तलैया में मिलते हैं। अधिकांश जल ताल तलैया मिलते हैं और शेष जल सागर एवं महासागर में मिलते हैं। और उपयुक्त में सभी भूपृष्ठीय जल पाए जाते हैं। पाए जाने वाला जल भूपृष्ठीय जल और धरातलीय जल को कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल और धरातलीय जल कहते हैं। तो आपको समझ गए होंगे भूपृष्ठीय जल और धरातलीय जल क्या है। तो बोलिएगा भूपृष्ठीय जल, जो पृथ्वी के ऊपर में जो जल होते हैं उसे हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं। भूपृष्ठीय जल का 20% जल बाष्पीकृत होकर ऊपर चले जाता है और कुछ जल रीझ कर पृथ्वी के अंदर चले जाता है। जैसे अगर बात किया जाए, अगर हम यहाँ पर 1 लोटा पानी हरा दिए जाए, तो पानी जब हराएंगे तो ये पानी क्या होता है? कुछ ऊपर चले जाएगा और कुछ पृथ्वी सोख लेगी और ये क्या करेगी? ये पीछे मतलब जो है पृथ्वी के भूमि में मतलब चले जाती है, मतलब ये सोख लेगी। तो इसी को कहते हैं। तो इसी को हम धरातलीय पर जितने भी अगर हम बात करेंगे, नदी, सागर, झील, तालाब, तलैया, ये सब जितने भी सागर महासागर में पाए जाने वाला जल है, इसी को हम क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। क्या बोलेंगे? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ चुके हैं भूपृष्ठीय जल क्या है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम बोलेंगे भूमिगत जल क्या है। कौन सा टॉपिक पर है? भूमिगत जल क्या है। तो भूमिगत कहने का साइंस ये हुआ, भूमिगत जल क्या है? तो वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से
मतलब बारिश के जल से है। बारिश के जल जब होता है, जब बारिश होती है तो धरातलीय छिद्र से, धरातल में धरती में छिद्र होते हैं और रीझ रीझ कर कठोर शैल उसको शैलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाते हैं। वो कठोर स्थल पर रीझ रीझ कर पृथ्वी के अंदर चले जाती है और वो क्या होते हैं, मतलब वो उसी को हम क्या कहते हैं, धरातलीय जल कहते हैं। और इस जल का भंडार में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। अगर भूमिगत जल के बात करेंगे तो इसमें भूमिगत जल में भूपृष्ठीय जल, वो मतलब भूमि के ऊपर में रहता है, वो भी रीझ करके भूमिगत जल बन जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। और जो दोनों माध्यम से जल रीझ कर बड़े मात्रा में भूगर्भ एकत्र हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को एकत्र जल को भौम जल के नाम दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा जो भौम जल किसे कहते हैं, कौन जल, भौम जल किसे कहते हैं, तो आप भूमिगत जल किसे कहते हैं। तो भूमिगत जल आप इस प्रकार व्यवहारिक ढंग से समझे। भूमिगत जल क्या है, तो पृथ्वी के जो है ऊपर से जो बारिश होते हैं और भूपृष्ठीय जल, मतलब जो बारिश होते हैं और भूपृष्ठीय जल वो क्या होते हैं, पृथ्वी में से कण होते हैं, रीझ रीझ कर क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर गर्भ में चले जाता है। और गर्भ में जब चले जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल, या उसे हम क्या नाम दिया है, भौम जल कहते हैं। क्या बोलेंगे, भौम जल। जैसे आप लोग चापाकल या टेबल के द्वारा आप लोग पानी निकालते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा यस सर। तो अगर हम पानी के चापाकल के द्वारा और जब टेबल के द्वारा जब पानी निकालते हैं वो कौन सा जल है, तो बोलिएगा सर भूमिगत जल है। उसी को भूमिगत जल कहते हैं, भौम जल कहते हैं। क्या कहते हैं, भौम जल। तो आशा करते हैं ये समझ में आगे होंगे। चलिए हम आगे बात करेंगे जल संसाधन का वितरण, मतलब जल संसाधन का वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो जल संसाधन का वितरण, तो वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देखें, विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप बोलिएगा सर गोलार्ध क्या होता है, तो गोलार्ध के बारे में हम समझा देते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये क्या है, ये ओवरऑल पूरे क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पर जब ये मतलब जो है इस प्रकार के बीचों बीच एक रेखा गया है जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोलिएगा कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर होते हैं। और ये विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होते हैं। अब विषुवत रेखा से ऊपर वाले हिस्से को, ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो आप यहाँ पर समझे। तो विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर बेसी अधिकांश जल, अत्यधिक जल की बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो बोलिएगा दक्षिणी गोलार्ध क्या है, तो अभी तो ये बोले ये सब जितने भी जिसको हम पेंटिंग कर रहे हैं ये सब दक्षिणी गोलार्ध में है। तो बोलेगा जो आपको विश्व के अधिकांश भाग का हिस्सा की पानी किस जल मतलब किस गोलार्ध में होते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। किधर, दक्षिणी गोलार्ध में। और इसका कारण दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जल गोलार्ध। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है जो हम जल गोलार्ध किसको कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को कि दक्षिणी गोलार्ध को। तो आप बोलिएगा सर दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। ये वाला भाग तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब ये वाला भाग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला भाग को हम क्या बोलते हैं, स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्थल गोलार्ध। स्थल मतलब यहाँ पर क्या है, स्थल है, यहाँ पर उतना पानी नहीं है, स्थल गोलार्ध कहते हैं। स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पूरे पृथ्वी का अगर हम बात करेंगे, पूरे पृथ्वी पर, तो पूरे पृथ्वी का अगर हम बात करेंगे, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग लवणीय है, लवण की उच्च जैव साध्यता धारण करते हैं, फिर भी जैव विविधता हेतु महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप ये टॉपिक देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी पॉइंट में मोटी मोटी बात रहते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान दें।
विश्व के कुल मृदु जल किसे कहते हैं सर? तो पीने वाले जल को मृदु जल कहते हैं। तो विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% जल अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के चादर पर हिमनद के रूप में पाया जाता है। अब सुनिए, मतलब मृदु जल जो अभी पूरे विश्व में हम बात करेंगे तो 2 पॉइंट कितना था, 5 था। 2.5 में उसमें 75% जल, इतना ही में से, मतलब ये जो है इतना ही जल में से 75% जल, कितना प्रतिशत, 75% जल, मतलब आर्कटिक और उसमें अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के चादर के रूप में हिम नदी के रूप में पाया जाता है। मतलब बर्फ बना हुआ है, जैसे हिम नदी हो गया, बर्फ बन गया है हिम पानी में से। और लगभग 25% भूमिगत जल स्वस्थ जल के रूप में उपलब्ध है। मतलब इसमें, मतलब 2 पॉइंट, यहाँ पर आप ध्यान दें, 2.5% जल में से इसमें 75% जल क्या हो गया है, मतलब पत्थल बन गया है, पत्थल हिमनद बन गया है। और यही में से, इसमें से 25% जल इतना ही है जो हम लोग को पीने लायक है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, ये पूरे चीज़ करते हैं 25% जल का। चलिए, ये समझ चुके होंगे आप। तो इसमें हम समझेंगे मछलियाँ समुद्रीय जीव वस्तु, मतलब मछलियाँ समुद्रीय जीव और जंतु। तो मछलियाँ के बारे में और जीव जंतु के बारे में, ये सब के बारे में समझेंगे। तो वनस्पति एवं खनिजों का भंडार पाया जाता है। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है। मतलब भारत में जल संसाधन का वितरण क्या है, अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवास करती है। पूरे अगर विश्व में बात करेंगे, लगभग भारत में विश्व में लगभग 16% जो है आबादी क्या करते हैं, अपने निवास करते हैं। और इसका आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वस्थ जल का उपलब्ध जो है पूरे विश्व में। मतलब जो है पूरे विश्व बोलते हैं, भारत में 16% का 4% जल क्या है, स्वस्थ जल है। और भारत में प्रति वर्ष 4000 घन मीटर जल का उसको वर्षन है। और 1869 में 1869 ईस्वी में घन किलोमीटर जल के भूपृष्ठीय जल को प्राप्त होते हैं। और कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 1/3 भाग देश का 3 बड़े नदी में है। जैसे बात करेंगे, सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं। आज भारत में जल भंडार हेतु जलाशय का निर्माण उसमें द्रुत गति से हो रहा है, और जिसकी जल भंडार की क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर हो गई है। जो देश के लिए क्या है, जो देश के लिए स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर था। 18 अरब घन मीटर था। भारत की स्थलाकृतिक स्वरूप एवं अन्य बाधाओं का वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग पाता है। जो कुल भारत का लगभग 32% जल भारत के गंगा के द्रोणी उपयोग में जल भंडार की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवास होते हुए उपयोग जल भंडार की क्षमता उसको अति न्यून हो गए हैं। अगर उपयोग जल भंडार की क्षमता के उसको अनुपादित पृष्ठ जो है दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी जो है स्थान प्राप्त है। इसमें जल भंडार करने की क्षमता 97% है। कुल अगर महत्वपूर्ण नदी के बात करेंगे, अगर पूरे कुछ महत्वपूर्ण नदी के बात करेंगे तो जो है ब्यौरा
निम्न सारणी में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस सारणी को आप देख सकते हैं, जिस प्रकार आपको नदी में किस प्रकार के घन मीटर में दिया गया है। सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको पढ़ाने में समय लगेगा, आप इसको देख लीजिएगा, आपको BTC बुक होगा। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी, नर्मदा नदी और सारे नदी है, ताप्ती नदी, अन्य नदी है, इस प्रकार दिया गया है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। हम बात करेंगे पूरे ये देश में, तो देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। इस पर जो है चट्टानों का संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसे ताप्ती को प्रभावित करते हैं। समतल मैदानी भाग में स्थिर जो है उसको जो है जलज चट्टान भाग भूमिगत जल की अपार जो है राशि मौजूद है, और जहां उसको भेदे एवं जो है प्रवेष्ट चट्टानों पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब के लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है घाटी तक नदी तक हिमालय नदी के कारण उसको मिट्टी का निर्माण हुआ है, और सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ देश के लगभग 42% जल पाए जाते हैं, और एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल का उपलब्ध है, और जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भूमिगत जल का जो है संसाधन का संभावना अधिक है। तो वीडियो लंबा होने की वजह से हमको विचार से इतना ही पर रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो की बात करेंगे तो 26 मिनट के हो चुकी हैं। तो हम आगे की अध्याय में हम पढ़ेंगे भूमिगत जल के मतलब जल संसाधन का उपयोग के बारे में, कि जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो वीडियो जो है लंबा होने की वजह से आज हम इतना ही पर रहते हैं। तो हम कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, जो यदि हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जितने व्यक्ति अगर जुड़ते हैं तो उतने अच्छा होते हैं। हमारे सेल्फ मोटिवेट सिर्फ यही हुआ। तो इसलिए अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहाँ हो सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही। हम आगे की क्लास में समझेंगे जल संसाधन का उपयोग के बारे में, कहाँ कहाँ पर इसको उपयोग होता है, तब इसके बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर। जय हिंद।